गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास साइंस के सेकंड चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस तक पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मीन्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो फ्रेंडफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर के काम में आती हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनकी फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, हम मिल्क लेते हैं, जब मिल्क सोरी हो जाता है, खट्टा हो जाता है, या उसको जब हम जमा देते हैं, कर्ड के फॉर्म में आ जाता है, तो ये कर्ड बनता कैसे है? ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूध को कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह ब्रेड, आपने ब्रेड देखी होगी, कितनी स्पंजी होती है, कितनी फ्लफ़ी नरम होती है और कितनी टेस्टी भी लगती है ना। और आपने देखा होगा केक कितना टेस्टी लगता है। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है केक। ठीक है, तो जो केक होता है या जो ब्रेड होती है या कर्ड होता है, ये बनता कैसे है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको बनाते हैं। ठीक है, या इसको बनाने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही बनता है। या सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी मीन्स ह्यूमंस की, ठीक है, बहुत हेल्प होती है, बहुत मदद मिलती है हमको आगे ग्रोथ करने में। ठीक है, हमको अच्छा हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को और डेवलप करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज इन प्रिपेयरिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages। बरसों से, सैकड़ों सालों से अल्कोहल का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेनिंग ऑफ एनिमल फीसेस ETC, इन सबको वो डिके कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं। इससे कंपोस्ट भी बन जाता है, खाद भी बन जाती है और ये ख़त्म भी हो जाती हैं ये सारी डर्टी चीज़ें। ठीक है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और याद रखिए, मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का बहुत यूज़ होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इसी चैप्टर में हम लास्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन को और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में रिसीव कर लेते हैं, जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रिसीव करने में या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में गेन करने में एबल नहीं होते। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, उनकी रूट्स में कुछ नोड होती हैं। ठीक है, कुछ गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो नोड्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, ये जो नोड्स होती हैं, इन नोड्स में नाइट्रोजन ट्रैप हो जाती है। ठीक है, फिर इन प्लांट्स की डेथ हो जाती है और ये नाइट्रोजन सॉइल में ही ट्रैप रहती है। ठीक है, और जब उसकी जगह कोई दूसरा प्लांट ग्रोथ करता है तो उसको वो नाइट्रोजन मिल जाती है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी रेट भी बनी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। आगे हम इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। चलिए, सिंपल सी बात है, अब हम पढ़ते हैं कि कर्ड और ब्रेड बनता कैसे है। तो देखिए, यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने 7th क्लास में पढ़ा है बैक्टीरिया क्या बना देता है?
दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जब हम कर्ड खाते हैं एक्चुअली हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ठीक है, कोई भी दही ऐसा नहीं है, कर्ड ऐसा नहीं है कहीं पर भी बनाएं, उसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम द बैक्टीरिया विच इज़ यूज टू मेक कर्ड, तो नाम क्या लिखेंगे आप? लैक्टोबैसिलस। ये लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस, दिखा आपको? अगर आप मेरे साथ बुक ओपन करके बैठे हैं तो आपको मिल जाएगा ये लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फर्मेंटेशन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। अब मिल्क में ये रिप्रोडक्शन करता है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह ये डिवाइड होता चला जाता है। मल्टीप्लिकेशन नंबर में ये इंक्रीज हो जाता है और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में भी इस बैक्टीरिया का यूज़ होता है, पिकल्स, अचार बनाने में भी, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली, भटूराज इज़ कर्ड। ठीक है, तो जो ये चीज़ें आपने पढ़ी इडली और भटूराज, ठीक है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स सूजी और कर्ड होते हैं। कैन यू गैस वाई? अब सूजी ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन के लिए भी ज़रूरी है ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। देखिए ये क्यों ज़रूरी होते हैं फर्मेंटेशन में? क्या होता है आपने देखा होगा इडली जो चावल राइस की बनती है और सूजी की भी बनती है तो ये काफ़ी स्पॉन्जी होती है। उसमें स्पॉन्जीनेस कहाँ से आती है? बैक्टीरिया से, ईस्ट से। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसके थ्रू, ठीक है, तो उससे ये स्पॉन्जी हो जाती है। देखिए होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बैटर में ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको पकाते हैं तो जो गैस होती है वो गर्म होकर रिलीज़ होती है। ठीक है, और रिलीज़ होकर ये बाहर एस्केप होती है। तो इससे क्या होता है, जो इडली होती है, जो ब्रेड होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर स्पेस बन जाते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई थी। इसीलिए ये स्पॉन्जी हो जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था, कैन यू गैस वाई, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इडली का जो बैटर होता है वो भी इसी तरह से बनता है। चलिए अब ओपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 20। चलिए पेज नंबर 20 पे आ गए, एक्टिविटी 2.3। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हमने ब्रेड का जो डो होता है वो किस तरह से रेज्ड हो जाता है उसको बनाने का तरीका बताया हुआ है, क्योंकि इसी जो रेज्ड मैदा होता है इसी से ही ब्रेड और पाव, ठीक है, दूसरे बेकरी मटेरियल बनते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं? इट इज़ वेरी इजी, आप घर पे भी बना सकते हैं। टेक 1/2 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड इट to make soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? अब देखिए आपने क्या करना है, आपने डो जब बना लिया, मम्मी भी आटा गूंद लेती हैं, तो वैसे ही आपने डो प्रिपेयर करना है और उसको रख दीजिए 2 घंटे के लिए। एक चीज़ को ध्यान रखिए, आप जिस वेसल में या पॉट में डो रख रहे हैं वहाँ एक काम कीजिए, आप परमानेंट मार्कर से एक निशान बना दीजिए, या एडिबल जो कलर होते हैं एडिबल कलर से निशान बना दीजिए वहाँ पर। ठीक है, फिर आप इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अब आपको क्या देखना है, 2 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, जो डो है उसका जो साइज़ है, उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो थोड़ी सी रेज हो जाएगी। अब ये रेज्ड क्यों हुई? ये रेज्ड क्यों हुई? जो ईस्ट थी, ईस्ट पाउडर जो था वो क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाउडर। ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, रिप्रोडक्शन किया, और फिर जैसे जैसे उसका काउंट बढ़ा तो काउंट बढ़ने के साथ साथ उसने रेस्पिरेशन भी किया। जब रेस्पिरेशन उसने किया तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड भी
रिलीज़ हुई, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई तो वो बाहर एस्केप होना चाह रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप नहीं हो पाई, तो वो उस डो में ही ट्रैप हो गई। अगर आप उस डो को थोड़ा सा पीस तोड़ के देखेंगे, अलग करेंगे उसमें से, तो आपको दिखाई देगा उसमें बहुत सारे एयर स्पेस बन जाएंगे, उसमें बहुत सारे एयर सैक, एयर चैम्बर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो डो होता है वो रेज हो जाता है। और आपको ये इसमें देख रहा है, आप ये फर्स्ट वेसल देख रहे हैं, इसमें सिंपल मैदा है, प्रिपेयर्ड ईस्ट पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ, और ये रेज्ड मैदा है। अब इस रेज्ड मैदा का यूज़ करेंगे हम, बॉल बाय बॉल यूज़ करते जाएंगे, बनाते जाएंगे डो बॉल, और उससे क्या, जब उसको बेक करेंगे तो उससे ब्रेड या डबल रोटी या पाव कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इससे क्या होता है, आगे क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों हुआ, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली मीन्स ईस्ट ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, ठीक है ना। अपने ही जैसे यंग वन, अपने ही जैसे उसके जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको पैदा किया उसने, ठीक है, रिप्रोडक्शन किया। फिर क्या किया उसने, फिर जो बहुत सारी ईस्ट हो गई तो उन्होंने रेस्पिरेशन किया, जब रेस्पिरेशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली रेस्पिरेशन के थ्रू। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो, डो के अंदर गैस के बबल्स भर गए, कौन सी वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद में जो गैस फॉर्म होती है वो कौन सी गैस होती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जब गैस उसके अंदर फिल हो गई तो क्या होगा, इससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज भी है, कमर्शियल मीन्स बिजनेस पर्पस भी है। अब देखिए, घर पे बनाएंगे आप ब्रेड तो कितनी बनाएंगे, थोड़ी सी। बेकरी में ब्रेड बनती है, कितनी सारी ब्रेड बनती है, नंबर्स ऑफ ब्रेड्स पीसेस प्रिपेयर्ड होते हैं वहाँ पर, ठीक है, कितनी ब्रेड बनती है। तो ये जो जब कमर्शियल लेवल पे बनेगी, बेकरी में जो बनेगी तो वो कमर्शियल लेवल पर बनेगी। तो जब बेकरी में कमर्शियल लेवल पर बनेगी तो उसका बिजनेस पर्पज़ होगा, इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रेड का यूज़ है। इस तरह और भी चीज़ें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाई जाती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल production of alcohol and wine. For these purposes, yeast is grown on natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. एक्टिविटी नंबर 2.4। अब इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2 to 3 teaspoon of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell this solution. Can you get the smell? देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कैसी स्मेल आएगी, आपको हल्के से अल्कोहल जैसी स्मेल आएगी, अल्कोहल, वाइन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ईस्ट था, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट से एक एंजाइम सीक्रेट होता है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस, बायोकेमिकल, जो वो क्या करता है, वो शुगर का फर्मेंटेशन कर देता है। जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो उससे अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। अल्कोहल इसी का यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेज या वाइन फॉर्म करने में। मेडिसिनल यूज़ भी है अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है, याद रखिए, फर्मेंटेशन। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन एंड ईयर। अब आपको साल भी बताना पड़ता है और उस साइंटिस्ट का नेम भी बताना पड़ता है जिसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। तो याद रखिए, उन साइंटिस्ट का नाम है लुई पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था,
ठीक है। आपने एक चीज़ जो पढ़ी होगी पाश्चराइजेशन या पाश्चराइजेशन के बारे में सुना होगा। पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है, इसके थ्रू मिल्क को पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको साइमल्टेनियसली ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरे मर जाते हैं, ठीक है। और जो मिल्क होता है उसको फिर हम 24 to 48 आवर स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो पैक्ड मिल्क आता है, ये पैक्ड मिल्क पूरा पाश्चराइज ही होता है। इस प्रोसेस को भी डिस्कवर किसने किया था? लुईस पाश्चर ने, क्योंकि उन्होंने ये वाली प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के ऑनर में इस पूरी प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो जो डेयरी मिल्क होता है ना, जो पैक्ड मिल्क होता है वो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है। अब आप जब मिल्क पैकेट को परचेज करें तो उसके ऊपर लिखा हुआ देखिएगा पाश्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, पैक्ड मिल्क। चलिए, अब क्या है, जो मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। देखिए, जो प्लांट होते हैं, प्लांट का यूज़ मेडिसिन बनाने में किया जाता है। कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूज़ मेडिसिन बनाने में किया जाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली मेडिसिनल यूजेस के होते हैं। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक टैबलेट्स या कैप्सूल्स या इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये एंटीबायोटिक आती कहाँ से हैं, कभी सोचा है आपने? तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस टाइप की मेडिसिन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये एंटीबायोटिक्स हमको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक एक्चुअली होती क्या है? तो देखिए, एंटीबायोटिक क्या होती हैं, याद रखिए, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में गिवन है। द मेडिसिन और दीज मेडिसिन और दोज medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotic, ठीक है। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन भी याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होगी दीज से और यहाँ तक रहेगी एंटीबायोटिक्स तक, ठीक है। ये मार्क कर लीजिए आप, एंटीबायोटिक का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज मेडिसिन्स या दोज मेडिसिन्स which kill or stop the growth of the disease causing microorganisms, such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetramycin and erythromycin are some of the commonly known antibiotics. Come to the page number 21. Antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specified microorganisms and are used to cure a variety of diseases, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का कितना सारा यूज़ है, इनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उनसे क्योर करने में, उनसे अपने आप को बचाने में, अपना इलाज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाया होगा? किसी साइंटिस्ट ने तो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया होगा ना। तो देखिए, आप पेज नंबर 20 पे वापस आ जाइए। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, पिंक बॉक्स, उसको पढ़ते हैं। उसमें देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट the presence of mold prevent by the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this the mold penicillin was prepared. ये सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी, उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की? पेनिसिलिन डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस साल प्रिपेयर की? इन द ईयर ऑफ 1929। और जो एंटीबायोटिक प्रिपेयर्ड हुई उसका नाम क्या रखा? पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये याद रखिए।
फिर पेज नंबर 21 पे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। याद रखिए, किसी झोला छाप डॉक्टर के कहने पर एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब झोला छाप डॉक्टर कौन से होते हैं? जो आपने देखा हो ना, छोटे छोटे कैबिनेट्स टाइप की उनकी डिस्पेंसरीज होती हैं और उसमें बैठे रहते हैं और हम इलाज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर भी बोलते हैं, मैं तो कैबिनेट डॉक्टर बोल देता हूँ, उनको कैबिनेट में बंद बैठे रहते हैं। उनके पास नहीं जाना है आपको ट्रीटमेंट कराने, आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और उन्हीं की एडवाइस से आप इन मेडिसिन का यूज़ कीजिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन आपको बताते हैं उतने दिन आपको कोर्स कंप्लीट कीजिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, it may make the drug less effective when you might need it in future। अगर आप उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं जितने दिन डॉक्टर बताते हैं, तो या तो उसका आपको साइड इफ़ेक्ट होगा या फिर इन फ्यूचर कभी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी तो तब वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर आप ऐसे ही एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे तो जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और याद रखिए, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका असर केवल बैक्टीरियल और जो फंगल और एल्गल डिजीज़ेज जो होती हैं उन पर होता है। जो वायरस से होने वाली डिजीज़ेज होती हैं उन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर, तो आप क्या लिखोगे? टू क्योर बैक्टीरियल और एल्गल और फंगल डिजीज़। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली, फंगस से होने वाली और एल्गी से होने वाली जो डिजीज़ेस होती हैं उन पर एंटीबायोटिक का असर होता है। वायरस से होने वाली डिजीज़ेस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। तो अब फिर वायरस से हम कैसे लड़ेंगे? अब वायरस से हम कैसे लड़ेंगे ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्सीन। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हैं। हमारे जो खाने के आइटम्स हैं जैसे कर्ड और ब्रेड और केक, और ये किसके थ्रू बनते हैं? कौन बनाने में हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना और हमने ये जाना कि फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम जाने, लुई पास्चर हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1855 एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम पेनिसिलिन इन 1929। अब हम वैक्सीन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं और ये हमको किस किस बैक्टीरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है। ठीक है, या मिलता है, और उसका इंडस्ट्रियल यूजेस भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।